हेलो बच्चों, तो हम लोग 30 मिनट्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी टॉपिक जैसे स्किप ना हो जाए। एग्जामिनेशन के लिए बेहतर रहेगा पूरा वीडियो देखना आपके लिए। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये रहा थर्मोडायनेमिक्स इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ है सब अनलॉक है। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूं, जिससे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका 100% 100% रिजल्ट आपको मिल जाए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैंने आपके लिए बना दिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। बहुत आसान सा क्या है कि हर चैप्टर पे केवल 20 से 25 क्वेश्चन है, जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के कोर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर एनसीईआरटी वीडियो सोल्यूशन, क्लास 11th फिजिक्स की पूरी बुक के जितने एक्सरसाइज में सवाल हैं और जितने एग्जाम्पल में सवाल हैं, सबका वीडियो सोल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर दिया है और इसमें दे दिया है। इस उम्मीद से कि आप जब मेहनत से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा लेंगे और कुछ टाइम बचा लेते हैं, तो क्लास ये जो एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की किताब है वो भी लगा लीजिए। शानदार रिजल्ट, धांसू रिजल्ट आना पक्का हो जाएगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर श्योर शॉर्ट रिजल्ट ले आइए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट रिजल्ट में बदल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हीट का इन्वर्टर कन्वर्जन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे होता है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में मेजरली वर्क को हीट में, मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, नॉर्मली वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कैसे बदलते हैं, ये स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और उसके लिए हमारी स्टडी करनी पड़ती हीट एंड टेम्परेचर की। तो थर्मोडायनेमिक्स आप समझ गए होंगे, स्टडी ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड वेयर वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, वर्क से हीट, हीट से वर्क। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है। देखिए, किसी को भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या कहते हैं, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू पीवीटी की डिफाइन कर देते हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तीन तरह के सिस्टम मैंने हाईलाइट किए। एक है ओपन सिस्टम, जिसमें मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। ये देखिए ओपन है, मास भी जा रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। मास देखिए, कैप लगा दी तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहां मास और हीट का ट्रांसफर ना हो पाए, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग है सिस्टम के डायरेक्टली आजू बाजू का एरिया, स्पेस, जो कि डायरेक्टली आपके सिस्टम को इंपैक्ट करता है, उसे आप बोलते हैं सराउंडिंग। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, ये समझ में ये वर्ड्स आने जरूरी हैं, वरना ये चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा। तो आप समझ पाए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है ना, एक एक बॉडी का पीवीटी का पर्टिकुलर वैल्यू, उसे हम बोलेंगे ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है या उसकी स्टेट है, ये बोल लीजिए। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कई होते हैं, जिनमें से मेजरली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आप पकड़ के चलेंगे। ये थर्मोडायनेमिक की वैल्यूज अगर डिफाइन कर देते हैं कि P इतना है, T इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो उस गैस की या उस पॉइंट की, उस मैटर की आप थर्मोडायनेमिक स्टेट बना देते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पीवीटी इज नोन एज ए स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, जो पीवीटी के बीच का रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए, उसे आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे आइडियल गैस के लिए पीवीटी में मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है,
आइडल गैस के लिए n मोल्स के लिए PV इज इक्वल टू nRT। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। उस स्टेट की इक्वेशन, बात खत्म हो गई। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज नोन एज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तभी होंगे जब उनका टेम्परेचर सेम हो। ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है और थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर सेम होगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि समय बदलने के साथ, समय बदल रहा है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और कंपोजिशन ऑफ द गैस ना चेंज हो। यानी समय अभी भी वही है, एक घंटे बाद भी वही मिले, वही प्रेशर मिले, वही वॉल्यूम मिले, वही टेम्परेचर मिले, वही मास मिले, वही कंपोजिशन ऑफ द गैस मिले, तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दो अलग चीजें हैं। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आता है। इसका जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ के बाद फाइंड किया गया 1931 में। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले निकाल लिए गए थे, इसलिए जब उसको निकाला गया तो उसके बाद में तो नंबर थर्ड लॉ नहीं रखा गया। कारण यह था कि इसमें जो टेम्परेचर की बात निकल के सामने आई वो फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ कहा गया। ठीक है, जिससे उससे पहले भी आ जाए, और पहले तो 1 2 नाम रख दिया था तो नाम बदला नहीं उनका। खैर, अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है? वो ये देखिए, एक सिस्टम लिया, एक सिस्टम है, बी एक सिस्टम है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब है इंसुलेटिंग वॉल। यहां देखिए मैंने लिखा होगा, एडियाबैटिक वॉल का मतलब इंसुलेटिंग, मतलब हीट आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती, आदान प्रदान नहीं हो सकता। और डायथर्मिक वॉल यहां पर है, ये डायथर्मिक वॉल का मतलब होता है कंडक्टिंग वॉल, यानी हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, और इनके बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है कि अगर ए एंड बी सेपरेटली सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ए अगर सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब है टी ए बराबर टी सी। अगर बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टी बी बराबर टी सी। तो इस इक्वेशन से आप जान गए कि टी ए बराबर टी सी और टी बी बराबर टी सी, तो टी ए बराबर टी बी होगा, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना, क्योंकि इनके टेम्परेचर दोनों बराबर आ गए। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता, पकड़ के रखिएगा इसको, उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक के लॉ समझने के लिए आपको तीन टर्म को क्लैरिटी चाहिए। हीट क्या है में, और इंटरनल एनर्जी, इसको ज्यादा समझना पड़ता है, फिर वर्क। ये तीन चीजें आप समझ जाएंगे तो आप बेहतर तरीके से थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, वेरिएबल्स को या लॉस को समझ पाएंगे। बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की। तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होती है वो दो चीजों से बनी होती है। एक मॉलिक्यूलर मोशन, यानी मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन है या रोटेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है, किसी भी तरह का मोशन है। दूसरा मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, यानी किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंजमेंट में है। ये दो से आपकी इंटरनल एनर्जी निकलती है। काइनेटिक एनर्जी एक होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से आती है। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब है ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल हो सकता है। यहां पर जो एनर्जी आई उसे आप बोलेंगे यू क्यू, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशन, ये मोशन की वजह से। दूसरी कन्फिग्रेशन, यानी कैसे अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, वो होती है इसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यूपी बोलते हैं इसको, यूपी हो जाएगी। इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट वेरिएबल होती है इंटरनल एनर्जी। स्टेट वेरिएबल का मतलब कि एक सिस्टम का पीवीटी कुछ है, उसको बदल के आप P1 V1 T1 पे ले आए और वापस यहां पहुंच जाते हैं अगर सेम पर, तो यहां पर जितनी इंटरनल एनर्जी पहले थी, अगर U थी तो फिर U मिल जाएगी आपको। किस तरीके से गए हैं, घूम फिर के लौटे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। इसको मतलब जिस स्टेट में है उतनी इंटरनल एनर्जी होती है।
वर्क के साथ और हीट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी वर्क के साथ होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का मतलब है जिस स्टेट में वो घूम फिर के लौट आया उसी स्टेट में तो वही इंटरनल एनर्जी आपको मिलेगी। उम्मीद है समझ पाए होंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। अब आइडियल गैस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है 0। तो जो भी एनर्जी आपको मिलेगी वो मिल आइडियल गैस में यूपीसी रो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल अट्रैक्शन है ही नहीं, तो कन्फिग्रेशन की वजह से कोई भी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। जो मिलेगी काइनेटिक मिलेगी, है ना। तो आइडियल गैस में जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटल की टोटल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ जाएगा और आपकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो U is equal to UK for ideal gas and it depends on the temperature of the ideal gas। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। तो देखिए किसी एनर्जी ट्रांसफर के दो मोड ले लीजिए आप, एक हीट है और यहां पर एक वर्क है। हीट में क्या होता है, हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर डिफरेंस की तरफ एनर्जी या हीट फ्लो होता है। अब हीट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रैंडम मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं। वर्क में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता, मॉलिक्यूलर के ऑर्गेनाइज मोशन होता है। आप कुछ वर्क डन करेंगे, सिस्टम आप पे करेगा, तो ये ऑर्गेनाइज, यही फर्क है दोनों के अंदर। हीट एंड वर्क जो होते हैं ये स्टेट वेरिएबल नहीं होते। हीट, ध्यान रखिएगा, स्टेट वेरिएबल नहीं है। काइनेटिक जो इंटरनल एनर्जी थी वो स्टेट वेरिएबल था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर, साइन कन्वेंशन क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर हीट एब्जॉर्ब किया गया है तो प्लस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है, अगर गिवन आउट है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम ने काम किया है बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम पर काम किया हुआ है तो नेगेटिव, इंक्रीज हुई है इंटरनल एनर्जी तो पॉजिटिव और डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव। इस साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा। ये साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से भिन्न होते हैं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद किया जाना चाहिए, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, अब आता है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है कि जब हम दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को लेकर, जैसे यहाँ पे प्रेशर लिया है, वॉल्यूम, दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को लेकर हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं और प्रोसेस को बना देते हैं जो स्टेट चेंज हुई है। यानी देखिए यहाँ पे P1 V1 एक स्टेट थी गैस की, और फिर यहाँ पे P2 V2 हो गई। अब यहां से यहां पहुंचे हो तो यहां से यहां पहुंचे हो कि यहां से यहां पहुंचे हो नहीं पता, इसलिए एक एरो लगा देते हैं। अब एरो लगा दिया तो A से B पहुंचे हो, यहां पे उल्टा एरो लगा दिया तो A से B इधर पहुंचे हो। यहां पर वॉल्यूम देखिए एक्सपैंड कर गया, यहां V1 कम था, यहां V2 जाता है, तो ये एक्सपेंशन हो गया, एरो से समझ गए, और ये बन गया इंडिकेटर डायग्राम। यहां पर ये देखिए वॉल्यूम पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया है, ये देखिए ज्यादा था और यहाँ पे कम हो गया है, तो ये कंप्रेशन हो गया, ऐसे आप जान जाते हैं। ये इंडिकेटर पीवी डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि एरिया अंडर द कर्व आपको वर्क डन दे देता है। सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है या सिस्टम ने वर्क डन किया है, ये दोनों ही न्यूमेरिकली वर्क डन दे देता है, बाकी आप डिसाइड करेंगे किसने वर्क डन किया है। तो एरिया अंडर द कर्व, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम क्या है कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम विल गिव यू द वर्क जो सिस्टम पर या सिस्टम कर रहा है। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, अगर आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो तो वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू या पीडीवी को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये फॉर्मूला वैलिड है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, कभी डिटेल में बात करेंगे, तो ये इसी के लिए वैलिड होता है। जो आगे कंपटीशन तैयारी करोगे तो क्लियरिटी लेनी पड़ेगी। खैर एनीवे, पीडीवी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका वर्क डन इन ड्यूरिंग एक्सपेंशन आ जाएगा। अब नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिस प्रोसेस से आप स्टार्ट किए स्टेट से वहीं लौट के नहीं पहुंचे हो, यानी P1 V1 है और यहां पे एक दूसरा वेरिएबल P2 V2 स्टेट आ गई, घूम के ए पर नहीं पहुंचे हो, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हमने सीखा था, ये आ गया वर्क डन। अब बस वर्क डन निकाल लो यहां पर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, पीडीवी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरा जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी जहां से आप स्टार्ट किए हैं घूम के वहीं पहुंच गए, ए से बी आए पहले और बी से ए चले गए, यानी समझ गए एक ही जगह पहुंच गए। उस समय बेटा क्या होने वाला है, उस समय जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो इस लूप के अंदर का जो एरिया होता है वो न्यूमेरिकली वर्क डन आपको दे देता है। एरिया
इनक्लोज बाय द लूप विल गिव यू दी वर्क डन। अब बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो लूप अगर क्लॉक वाइज चला रहे हो, जैसे इस केस में ये क्लॉक वाइज है, घड़ी चलने की दिशा में क्लॉक वाइज लिख दो, तो क्लॉक वाइज में पॉजिटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया। अगर ये उल्टा चलते, ऐसे चलते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लूप हम लेते हैं निगेटिव, यानी ये ऑन द सिस्टम होता है। ये पहचान है इसकी साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम है। अगर लूप पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इसको भी ध्यान रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा वो एरिया इनक्लोज बाय द लूप होगा। अगली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ही है। आप अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो वर्क डन करने के कैपेबल है, तो हीट का एक हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाता है और दूसरा हिस्सा, कुछ हिस्सा उसके वर्क डन कराने में जाता है। बस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये डेल्टा क्यू का मतलब है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। विथ साइन सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अब बाय द सिस्टम है तो प्लस, और सिस्टम से निकाल रहे हैं तो माइनस रख देना। और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहां पर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू विद साइन आप यहां पुट करने वाले हैं। अब स्पेसिफिक है हीट ऑफ द गैसेस की हम बात करेंगे, तो आपको याद दिला रहे हैं जिसे आप कनेक्ट कर सकें। हीट कैपेसिटी होती थी एनसीईआरटी में, सिंबल कैपिटल एस है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। किसी भी मटेरियल को, किसी भी गैस को समझ लीजिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी हीट दोगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी कि यूनिट मास ले लिया उस गैस का, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कितनी हीट दोगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। मोलर स्पेसिफिक हीट होती थी, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दे रहे हो, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो एन है नंबर ऑफ मोल्स। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चर्चाएं, जैसे आप समझ पाओ। अब दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट होती है, सीपी एंड सीवी। सीपी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट का सप्लाई आप करोगे वो डिफरेंट हो जाता है ना, इसलिए गैसेस में। अब देखते हैं, समझते हैं। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल गैस का अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट दोगे उसे आप सीवी बोलोगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोल गैस का बढ़ाने में जो लगेगा दैट इज सीवी। और इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल ऑफ ए गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे सीवी सीपी बोलेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो लग रहा है। जो सीपी होता है वो सीवी से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है वो देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो कोई वर्क डन नहीं करेगी गैस, ना वर्क डन होगा गैस पर। आप जो भी हीट दोगे वो सब का सब टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में हीट लग जाएगा। आप जान रहे थे कि आइडियल गैस में टेम्परेचर पे ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो आपने जब उसको हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा और इंटरनल एनर्जी चेंज कर गई। केवल काम क्या है, जो भी हीट दे रहे हो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर की आप बात करते हो तो उस समय क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो जो हीट आप सप्लाई करते हो उसका एक पार्ट जाता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा पार्ट जाता है वर्क डन करने में। क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम होता है तो वर्क डन हो जाएगा। तो एक क्यू की खपत दो जगह हो जाती है, इसलिए आपको क्यू ज्यादा चाहिए। तो सीपी इज मोर देन सीपी, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर सीपी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, सीवी में कम हो जाएगी। उम्मीद है समझ पाए होगे। एक रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। इसको भी याद रखिए कि सीपी माइनस सीवी कर देंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, पीवीटी एंड इंटरनल एनर्जी, ये जब चेंज में टेम्परेचर के साथ मान लीजिए बदल रहे हैं तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। कि भाई एक पीवीटी एंड इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज होकर पीवीटी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये प्रोसेस ब्रॉडरली आपको जो सीखने हैं उसमें है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी पीवीटी की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रही है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज हो रही है पीवीटी की वैल्यू तो आइसोबारिक प्रोसेस है।
यहां पर कांस्टेंट प्रेशर है तो पी नहीं बदलेगा, यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, पी एंड वी बदल जाएगा, यहाँ पे वी और टी बदल जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम नहीं बदलेगा, बाकी वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, बाकी आप जो करना है कर लीजिए। तो ये इसके नाम इसी हिसाब से है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, जब भी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आप इनफाइनाइटली स्लो कर देते हैं, बहुत धीरे, तो उस समय जब आप ऐसा करते हैं तो उसका थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है विद द सराउंडिंग। ऐसे प्रोसेसेस को आप बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मेजरली जो प्रोसेस इनफाइनाइटली स्मॉल होंगे और पिस्टन को विदाउट एक्सेलेरेशन आप मूव कर रहे हो, कोई एक्सेलेरेशन नहीं, बहुत स्लो चल रहे हो, और लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर है तो ये नियरली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो जाते हैं। ये एक आइडियलाइज्ड कंडीशन है, परफेक्टली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं मिलता। तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस जहां पर थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहे, वैसे प्रोसेसेस को आप बोलोगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जान रहे थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके लिए क्या होता है, गैस के बाहर हम लगाते हैं कंडक्टिंग वॉल, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, जिससे आप इसको कंप्रेस करें या एक्सपैंड करें तो हीट का एक्सचेंज हो सके आराम से। तो हीट का जब एक्सचेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर में कुछ गिरावट नहीं आएगी। जब आप उसको भाई मान लीजिए दबा रहे हैं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हीट एक्सचेंज हो गई तो वो हीट बाहर निकल गई, टेम्परेचर वही रहा। दूसरा, ये स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कंडक्टिंग वॉल होगी और ये स्लो प्रोसेस होगा, जिससे कि डेल्टा टी 0 मिले, क्योंकि आपको टाइम मिल जाना चाहिए हीट एक्सचेंज का। दूसरा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये बॉयल्स लॉ है, बेसिकली कुछ नहीं, बॉयल्स लॉ है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो आपका इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसको पकड़े रहिएगा बढ़िया। अब हम इसमें वर्क डन कितना होता है गैस पर, या गैस कितना वर्क डन करती है, तो वर्क डन आइसोथर्मल से आ जाएगा 2.303 nRT, एन है नंबर ऑफ मोल्स, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एब्सोल्यूट, और लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। अगर V1 से V2 में गए हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, और P2 P1 अगर मालूम है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो वर्क डन निकल आएगा। अब गैस ने किया है या गैस पर हुआ है, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये आप डिसाइड कर लेना कितना आ रहा है प्रेशर या वॉल्यूम घटने बढ़ने से। अब आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हम यहां पर नॉन कंडक्टिंग वॉल लगाते हैं इसके, क्योंकि हमें हीट को एक्सचेंज नहीं होने देना है। तो परफेक्टली इंसुलेटेड इसकी आउटिंग कोटिंग करते हैं, जिससे कि गैस की हीट अदला बदली ना कर सके। और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, तेज प्रोसेस इसलिए होता है जिससे हीट एक्सचेंज ना हो। आपने देखा होगा, अगर साइकिल आप चलाते ही होंगे, अब कभी कभी जब छुच्ची में उसमें ट्यूब में हवा भरते हैं और छुच्ची से हवा निकले, छुच्ची मतलब ब्लैडर जो उसका होता है जिससे हवा भरते हैं, तो उसके उंगली अगर आप पास ले जाएंगे तो हवा जब निकलती है बहुत तेजी से तो ठंडी ठंडी लगती है। या फुटबॉल में हवा भर रहे हो, एकदम से हवा निकलने लगे तो उस जगह उंगली ले जाओ तो ठंडी लगती है। ठंडी इसलिए लगती है कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है वो। और क्योंकि बहुत फास्ट एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज हो नहीं पाता, एक्सपेंशन ऑफ द गैस होता है, तो टेम्परेचर फॉल कर जाता है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज हो नहीं पा रहा है और आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो वो वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन आपकी इंटरनल एनर्जी से ले लेगा, तो टेम्परेचर फॉल कर जाता है वहां पर। ये कहानी है। खैर, आप समझ पाए होंगे, ये ऐसे एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी होता है कि आप समझ पाए फिजिक्स को आसान भाषा में। लेकिन क्योंकि 30 मिनट में हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देना भी पॉसिबल नहीं है। आप समझ तो पा ही रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, एडियाबैटिक रिलेशंस लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग लेंगे एडियाबैटिक के लिए। तो एडियाबैटिक के लिए 3 इक्वेशन लिख लेते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से। जैसे कि पी एंड वी में लिखेंगे तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो। ये तीनों जो इक्वेशन है ये एडियाबैटिक की ही है, अलग की नहीं है। अब अगर पी और टी में रिलेशन की बात करेंगे तो पी वन माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और वी एंड टी की बात करेंगे तो टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से आप ये तीनों इक्वेशन याद रखिए। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है एडियाबैटिक प्रोसेस की। वर्क डन कितना होता है एडियाबैटिक का 1/गामा-1 P1V1 माइनस P2V2। या अगर केवल टेम्परेचर पता है तो NR ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये R है पता ही गैस गैस कांस्टेंट, गामा-1 T1 माइनस T2। ये आपकी वर्क डन हो गया इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको भी पकड़ के रखिए। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस, कई तरह से इसको कहा जाता है, दो स्टेटमेंट्स आपके कोर्स में है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं बना सकते कि वो हीट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करे और पूरा उसको हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। सरल भाषा में क्या है, क्योंकि अब हीट इंजन कोर्स में नहीं है तो ये पूरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। इतना समझ लीजिए कि जो भी हीट इंजन होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाला इंजन कह लीजिए, वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकते। मतलब जितना आप पेट्रोल डालें और पेट्रोल को बर्न करके जो एनर्जी ले रहा है वो पूरी की पूरी आपको चला के दे दे, ऐसा नहीं होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट जरूर हो जाएगी। तो एफिशिएंसी 100% नहीं आ सकती, ये पॉसिबल नहीं है हीट इंजन की। दिस इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, उसी बात को घुमा के कहता है कि किसी भी हीट ट्रांसफर कोल्डर से हॉटर की तरफ आप नहीं कर सकते। करना है तो एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो कोल्ड से हॉट की तरफ झोंकता है अपना हीट को, और उसको करवाने के लिए आपको एक कंप्रेशर या एक पंप की जरूरत पड़ती है जो फ्रीजर से हीट को लेके बराबर सराउंडिंग में झोंकता रहे। अपने आप नहीं जाएगा, अपने आप हीट तो हॉटर से कोल्ड बॉडी में जाती है, लेकिन उल्टा काम करा रहे हैं। तो उल्टा कर तभी हो पाएगा जब एक पंप के द्वारा कराएंगे। जैसे पानी ना ढलान पे ऊपर से नीचे बहता है, अब आपके यहाँ जैसे पानी की हमारे यहाँ सप्लाई आती है, अब टंकी में चढ़ाना है तो पंप लगाना पड़ता है, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। अपने आप थोड़ी जाएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अपने आप आता है। समझ पाए होंगे। तो यहां बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की कभी भी इंफिनिटी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें अब हट चुकी हैं कोर्स से, रेफ्रिजरेटर वगैरह केवल इतना ही है, तो ये पकड़ के रखिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की कभी इंफिनिटी नहीं होगी। इतनी सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए अगर ए से मान लीजिए घूम फिर के कहीं बी पहुंचे, आप पहुंचे, जो जो घटनाएं घटी हैं, अगर ए से बी आप जावे, ये लाइन नहीं बनानी चाहिए थी, इसी के रास्ते से लौट जावे, यानी ए से बी जाने में जो हीट अगर मान लीजिए एब्जॉर्ब किया है तो बी से ए आने में उतनी ही हीट वो छोड़ दे, है ना। तो जो जो घटनाएं ए से बी तक जाने में हुई हैं, बी से वापस ए तक आए तो वैसी ही घटनाएं हो जाएं, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और एट द एंड ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ द सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स मस्ट रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट्स। भाई ए पर वापस आ गया है तो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ ही जाना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को बोलते हो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, जिससे कि केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहे। और साथ में जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं जैसे कि विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इनइलास्टिसिटी, ये नहीं होने चाहिए, वरना ये रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वहां पे एनर्जी लूज, वर्क डन चला जाएगा, एनर्जी चली जाएगी। जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, अधिकतर जो प्रोसेस आपको मिलेंगे वो इररिवर्सिबल मिलते हैं, है ना। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ए से बी जब गए हो तो बी से ए जब आओ तो वैसा ही ना हो। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस, जैसे आप मान लीजिए एक सेंट की शीशी लाएं और अब रूम फ्रेशनर से कुछ छिड़क दें तो वापस उसमें घूम के रूम फ्रेशनर में नहीं डाल पाओगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक लोहे पे जंग लग गया है तो उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हो, जंग हटा सकते हो लेकिन उसी जंग को लोहा बना दो वापस, ये कर पाना संभव नहीं है। सडन एक्सपेंशन और कंट्रक्शन ऑफ द गैस, इसको भी आपस में चेंज नहीं कर पाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर पानी में नमक घोल दिया है तो घोल गया है, अब निकालने के लिए आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं होगा कि कुछ ऐसा प्रोसेस कर दो कि नमक वापस आ जाए और पानी अलग हो जाए उसी में।
ये फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया और जाते जाते याद दिलाऊंगा क्लास 11th की फिजिक्स मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा है। और अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के कोर्स को मजबूती देने के लिए मैंने क्या किया है, इस पूरी किताब क्लास 11 फिजिक्स का एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन यानी सारी एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स को वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपको सुपर इजी लैंग्वेज में दे दिया है। कोई बच्चा अगर मेहनती है तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाने के बाद अगर एनसीईआरटी भी देख लेता है, कर लेता है, तो धांसू रिजल्ट आना पक्का है। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स के। ले लीजिए और लेके लगा मारिए, सबसे बेस्ट तरीका है कम समय में अच्छा स्कोर करने का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।